Pankaj Patel. I am studying in Bundelkhand University and my topic is classicism, Phoenician and monetarism. फर्स्ट पहले हम क्लासिसिज्म से स्टार्ट करेंगे। क्लासिकल्स में सबसे पहले जो नाम आता है वो एडम स्मिथ का है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने थ्योरी दी थी क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, जो कि 1776 में उन्होंने बुक भी आई थी, अनइक्वालिटी टू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो क्लासिसिज्म सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, फिर उसके बाद केनीशियन आए थे एंड देन उसके बाद मॉनेटरिज्म, फिर न्यू क्लासिकल एंड न्यू केनीशियन। ये पूरा एरा है जो इकोनॉमिक्स का चलता हुआ आ रहा है ये। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे पहले क्लासिकल्स से। क्लासिकल्स में हम जानने से पहले जो उसकी अगर क्लासिकल्स को भी समझना है तो सबसे पहले उसके अजम्पशंस समझने पड़ेंगे, उनके क्या व्यूज थे, उनके क्या विचार थे। तो अजम्पशंस में क्लासिकल्स ने सबसे पहले बोला कि फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में रहेगी। वो समझते थे कि कोई भी इकोनॉमी है किसी भी कंट्री की, उधर हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहती ही है, ना अंडर एम्प्लॉयमेंट ना ओवर एम्प्लॉयमेंट, कुछ नहीं, बस फुल एम्प्लॉयमेंट की बात की थी इन्होंने। सेकंड है लेजिस्लेटिव पॉलिसी। लेजिस्लेटिव पॉलिसी का मतलब होता है जहाँ गवर्नमेंट का मिनिमम कंट्रोल हो, जहाँ गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा कम कंट्रोल करती है या पूरा कंट्रोल होता है मार्केट फोर्सेस का। मार्केट फोर्सेस क्या हो गई, सप्लाई एंड डिमांड। जहाँ मनी इज न्यूट्रल। इन्होंने बताया कि जो क्लासिकल्स में जो मनी होती है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होती है, और केनीशियन का हम आगे चल के पढ़ेंगे तो उन्होंने बताया नहीं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो होती है, साथ में स्टोर ऑफ वैल्यू भी होती है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब है कि मनी का सिर्फ साधन एक एक्सचेंज करने का ही है, उससे ज्यादा कोई रोल नहीं है। चौथा, अगर इसका असम्पशन लेंगे तो इन्होंने बताया कि परफेक्ट कंपटीशन। इसमें जो क्लासिकल्स के व्यूज थे वो परफेक्ट कंपटीशन में है, वो होमोजेनियस प्रोडक्ट होंगे, एक से होंगे। ठीक है। फिफ्थ असम्पशन देखेंगे तो क्लोज इकोनॉमी का बताया। क्लोज इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स नहीं होते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट इकोनॉमी के अंदर ही प्रोडक्शन कंजम्पशन होता रहता है। ठीक है। सिक्स्थ, हम अगर इसका असम्पशन देखेंगे तो उन्होंने बताया कि मनी इल्यूजन नहीं है, नो मनी इल्यूजन बताया है। जबकि ये आगे चल के हम पढ़ेंगे तो केनीशियन ने पहले ही मना कर दिया कि मनी इल्यूजन होता है। मनी इल्यूजन का मतलब क्या है, मनी का भ्रम, पैसों का भ्रम। यह होता है कि जो इकोनॉमी में जो लोग रहते हैं वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि आगे चल के प्राइस बढ़ेंगे कि घटेंगे, गवर्नमेंट पॉलिसीज का क्या इम्पैक्ट होगा। तो नो मनी इल्यूजन का मतलब है कि यहाँ लोग क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर ले रहे हैं प्राइसेस को। या मनी इल्यूजन नहीं है, यहाँ प्रिडिक्ट कर ले रहे हैं लोग, समझ गवर्नमेंट पॉलिसीज आती हैं और लोग पहले ही उसका असम्पशन लगा लेते हैं कि इसका ये इम्पैक्ट होगा, इससे प्राइसेस बढ़ेंगे, प्राइसेस घटेंगे। आगे चल के हम इसे और डीपली पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एक पॉजिटिव इफेक्ट डालता है सेविंग्स में एंड नेगेटिव इफेक्ट डालता है इन्वेस्टमेंट में। ऐसा क्यों, हम इस डायग्राम से भी समझेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ सेविंग्स एंड नेगेटिव फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट। इस वाली डायग्राम। एट्थ असम्पशन आता है अपना कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर इज अ फंक्शन ऑफ रियल वेज रेट। रियल वेज रेट ये W है अपना वेजेस एंड P है अपना प्राइस। W अपना ये नॉमिनल वेजेस है और प्राइस क्या है अपना, ये P अपना क्या है, प्राइस लेवल है, और ये पूरा ही फंक्शन क्या है, रियल वेज रेट कहलाता है। ठीक है। नाइन्थ असम्पशन देखेंगे तो यही बता रहे हैं कि सप्लाई ऑफ लेबर इज अ फंक्शन ऑफ रियल वेज रेट एंड डिमांड फॉर लेबर इज अ फंक्शन ऑफ रियल वेज रेट। पर जब हम केनीशियन की बात करेंगे तो उन्होंने अपने अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं। आगे चल के इसके भी क्रिटिसिज्म होता है क्लासिकल का, तो हम इसमें भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। 11th में देखा कि जो क्लासिकल्स की जो थ्योरी थी वो पूरे लॉन्ग टर्म बेस पे थी। वो सोचते हैं कि शॉर्ट रन का तो उन्होंने देखा ही नहीं, वो सोचते थे कि लॉन्ग रन में सब ठीक हो जाएगा। अभी अगर इन्फ्लेशन है, अगर अभी अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो शॉर्ट रन का है, आगे चल के वो वेजेस को कट करके और वेजेस को बढ़ा के वो क्या करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट और ये सब की इन्फ्लेशन की जो भी समस्या वगैरह है वो सब सही कर लेंगे। तो वो लॉन्ग रन पे चलते थे, लॉन्ग रन का इम्पैक्ट डाल देते, शॉर्ट रन को इन्होंने इग्नोर कर दिया। ठीक है। 12th है सेल्स लॉ ऑफ मार्केट। सेल्स लॉ ऑफ मार्केट में जेडी सेल ने दिया था, उन्होंने बताया सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड। सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड का मतलब है कि जो सप्लाई है अपनी डिमांड बनाती है। ठीक है। इसमें बताया इन्होंने कि इसमें अंडर एम्प्लॉयमेंट और ओवर एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की है। इसके बाद हम कुछ डायग्राम समझेंगे। पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। एक्स एक्सिस पे एम्प्लॉयमेंट है, वाई एक्सिस पे आउटपुट है। हम देखते हैं इसमें जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होता है वैसे वैसे हमारी क्या हो रही है, एम्प्लॉयमेंट भी
इंक्रीज हो रही है, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो रही है। पर ये एक पॉइंट तक इंक्रीज होगा, आउटपुट ऐसा नहीं कि होता ही रहेगा, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होती है, पर एक पॉइंट आएगा जहाँ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑफ लेबर स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ डिमिनिशिंग आंसर ये ऐसे आ रहे हैं नीचे की तरफ पे। सेकंड डायग्राम पढ़ेंगे कि लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम। लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम जैसे हमने अभी एक अजम्पशन पढ़ा था अपना, तो जैसे हमने 8th वाले अजम्पशन में पढ़ा था डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर फंक्शन ऑफ अ रियल वेज रेट। ऐसे ये लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम हमें बताता है कि जो डिमांड फॉर लेबर है वो रियल वेज रेट का नेगेटिव फंक्शन है और सप्लाई फॉर लेबर है ये रियल वेज रेट का पॉजिटिव फंक्शन। हम ऐसे पर जानेंगे, देखो ये वेज रेट जब इंक्रीज होगी तो सप्लाई क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज हो रही है, हो रही है। और हम अगर इसका देखेंगे तो जो इसका डिमांड फॉर लेबर का, तो डिमांड फॉर लेबर का पॉजिटिव फंक्शन, ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा। ऐसा आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब इकोनॉमी में जब वेजेस इंक्रीज होती हैं तो क्या होता है कि डिमांड फॉर लेबर वो कम होती है आपकी, सप्लाई फॉर लेबर ज्यादा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर वेजेस इंक्रीज होगी तो लोग आ जाएंगे कि हमें भी जॉब चाहिए, लोग आएंगे तो सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज हो जाएगी, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी लेबर की। और ऐसे ही जब इसका वाइस वर्सा अपोजिट देख लो कि जब वेजेस कम होगी तो डिमांड फॉर लेबर ज्यादा होगी और सप्लाई फॉर लेबर कम होगी, ठीक है। गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में हम देखते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ सेविंग्स एंड नेगेटिव फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। डायग्राम बता रहा है पॉजिटिव फंक्शन है सेविंग का, नेगेटिव फंक्शन है इन्वेस्टमेंट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तब सेविंग्स, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तब सेविंग्स इंक्रीज होगी, क्योंकि बैंक तुम्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा दे रहा है तो तुम ज्यादा सेव करने की सोचोगे ना कि हम ज्यादा सेव कर लें, क्योंकि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। और इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होने पे कम इसलिए होता है क्योंकि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई लोन नहीं लेगा, क्योंकि सब इन्वेस्टमेंट करते हैं डेब्ट लेके, बैंक से डेट लेते हैं और फिर एक अपना लगाते हैं, क्योंकि इक्विटी पे कोई नहीं खेलता, सब डेट लेके मतलब बोरो करके बैंक से और फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा तो कहाँ से फिर वो इन्वेस्टमेंट हो पाएगा, तो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा, ठीक है। और लास्ट मनी मार्केट इक्विलिब्रियम समझते हैं, जैसे जैसे देखो इसमें क्वांटिटी के प्राइस लेवल है, जैसे मनी सप्लाई ये है, मनी सप्लाई जैसे ही इंक्रीज होता है MS से MS1 पे जाएगा तो प्राइस लेवल भी इंक्रीज होने लगता है, क्योंकि मनी सप्लाई जब इंक्रीज होगी इकोनॉमी में, जब लिक्विडिटी इंक्रीज होगी तो प्राइस लेवल भी इंक्रीज होगा, गुड्स के जो प्राइस है वो भी आगे इंक्रीज हो जाएंगे। अब आगे चल के पढ़ेंगे हम केनीशियन के बारे में, तो केनीशियन ने इसको क्लासिकल्स को क्रिटिसाइज भी किया है, क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे, फिर केनीशियन के हम व्यूज पढ़ेंगे इनके, और केनीशियन के थोड़े डिफरेंट व्यूज हैं। केनीशियन ने बताया है हमें कि गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेजिस्लेटिव फेयर पॉलिसी को टोटली इग्नोर किया है। और केनीशियन ने हमें और भी बताया कि जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये वेजेस, रिजिड वेज रेट का उन्होंने लेके आया, इन्होंने कहा है कि जो वेज रेट है वो फ्लेक्सिबल है, और केनीशियन ने कहा है जो वेज रेट है वो रिजिड होते हैं, फिक्स्ड रहते हैं। अभी हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने क्लासिकल्स की थ्योरी पढ़ी है और अब हम कीन्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि क्लासिकल्स जो थे उनके अपने अजम्पशंस थे, हमने ऐसे सारे अजम्पशंस पढ़े, फुल एम्प्लॉयमेंट बताते हैं और लेजिस्लेटिव फेयर पॉलिसी को कहते हैं कि अपनाना चाहिए, एंड लॉन्ग रन एनालिसिस को अडॉप्ट करते हैं। पर कीन्स के इधर डिफरेंट व्यूज थे, पर कीन्स का अराइजमेंट हुआ कैसे, कीन्स आए कैसे, कीन्स तब आए जब क्लासिकल्स की थ्योरी जो थी, जो अजम्पशंस थे वो फेल हुए। और वो फेल कैसे हुए, वो फेल तब हुए जब US में ग्रेट डिप्रेशन आया, आप सभी ने सुना होगा इस बारे में। ग्रेट डिप्रेशन कब आया, 1922 से 23 तक चला था ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन में ये हुआ कि क्लासिकल्स के जो सारे व्यूज चलते आ रहे थे, क्लासिकल बोलते हैं हम फुल एम्प्लॉयमेंट देंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट रहती है इकोनॉमी हमेशा, और गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेंगे, मार्केट फोर्सेस ही अप्लाई करती है, वेजेस फ्लेक्सिबल होंगे, वेजेस को कट करके हम अपने मतलब लेबर्स को डिमांड फॉर लेबर से इंक्रीज कर सकते हैं, ये सब वगैरह जो क्लासिकल्स ने बताया। पर अब कीन्स आते हैं और कीन्स कहते हैं, बट ग्रेट डिप्रेशन में जो था क्लासिकल्स के जो व्यूज थे वो फेल हो गए, क्योंकि यहाँ क्या हुआ, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आया, फुल एम्प्लॉयमेंट तो छोड़ो अंडर एम्प्लॉयमेंट तक चली गई इकोनॉमी, और प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए, और अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन वगैरह सब फैल गए इसमें, ठीक। फिर जॉन मेनार्ड कीन्स है, उनकी जो बुक थी उन्होंने बुक में हमने बताया उनके अजम्पशंस थे, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1996 में की बुक आई। उन्होंने क्रिटिसाइज किया क्लासिकल्स को, उन्होंने बोला अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है
क्लासिकल्स ने कहा था कि फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, पर केस ने अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है। मतलब जो सिचुएशन एग्जिस्ट हुई थी उस समय वो ये था कि जो एग्रीगेट सप्लाई थी वो ज़्यादा हो गई थी एग्रीगेट डिमांड से, क्योंकि ओवर प्रोडक्शन हो गया था। और डिमांड तो थी ही नहीं, इफेक्टिव डिमांड तो थी नहीं। इफेक्टिव डिमांड तो मीन्स ले गया है बिल्कुल अंडर डेवलप, बिल्कुल रिसेशन में चल रही थी उस समय कंट्री, ठीक है। दूसरा कहते हैं कि रेपुटेशन ऑफ सेल्स लॉ को बिल्कुल ही मना करते, क्योंकि हम देख ही रहे हैं ग्रेट डिप्रेशन में कुछ काम तो उनका कुछ आया नहीं। सेल्स लॉ कहता था सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, नो ओवर प्रोडक्शन नो अंडर प्रोडक्शन, ना तो ओवर प्रोडक्शन होगा ना अंडर प्रोडक्शन होगा। पर हमने देखा कि जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो इतना ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन हो गया था इकोनॉमी में कि कुछ कहा नहीं जाए। लोगों के प्राइसेस जो थे इतने ज़्यादा डाउनफॉल हो गए थे, पर तब भी लोग कुछ खरीद लिए थे, क्योंकि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, जॉब नहीं थी, और जॉब नहीं था तो लोगों के पास पैसा नहीं था, और पैसा नहीं था तो वो डिमांड ही नहीं कर पा रहे थे अपनी चीज़ें। तो ये रेपुटेशन सेल्स लॉ का कहा कि इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट तो होती नहीं है, फुल एम्प्लॉयमेंट के नीचे ही इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है। और थर्ड जो था सेल्फ एडजस्टमेंट नॉट पॉसिबल। सेल्फ एडजस्टमेंट का मतलब जो क्लासिकल्स थे उन्होंने बताया कि जो डिमांड एंड सप्लाई है, मार्केट फोर्सेस है, वही क्या करते हैं उसी के अकॉर्डिंग मतलब इकोनॉमी लॉन्ग रन में फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव कर लेती है। पर इधर कीन्स ने कहा कि सेल्फ एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं होता है। थर्ड फोर्थ वाला होता है इक्वालिटी ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट थ्रू इनकम चेंजेस। आप अगर ध्यान करो तो मैंने बताया था जो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट था वो इसका किससे इफेक्ट होता था, रेट ऑफ इंटरेस्ट से इफेक्ट होता था। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता था तो सेविंग इंक्रीज होती थी, और वाइस वर्सा फॉर इन्वेस्टमेंट। पर ये बताते हैं जो इक्वालिटी है सेविंग और इन्वेस्टमेंट की थ्रू इनकम चेंज होने से होती है, ठीक। मनी इज नॉट न्यूट्रल। उन्होंने बताया मनी, क्लासिकल बोलते थे कि मनी इज ओनली अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। उन्होंने कहा मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो है, आपने स्टोर ऑफ वैल्यू की है, तो न्यूट्रल सिर्फ नहीं है, ठीक है। स्टेट इंटरवेंशन एसेंशियल, वही गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नेसेसरी। रिजेक्शन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। आपको बता दूं तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो कि क्लासिकल द्वारा दी गई थी, सबसे पहले फिशर ने दी थी। उनकी जो इक्वेशन थी mv = pt। क्लासिकल्स ने जो इक्वेशन दी थी अपनी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में, उन्होंने बताया था जो mv है = pt होता है, ठीक है। और v और t को कांस्टेंट माना था। उन्होंने बताया था जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो प्राइस इंक्रीज होगा। v है क्या, वेलोसिटी ऑफ मनी, और t है ट्रांजैक्शन ऑफ मनी, ठीक है। तो ये बताया था। पर इन्होंने कहा कि रिजेक्शन करते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का, उन्होंने अपनी इक्वेशंस लेके आए कि ठीक है लॉन्ग रन एनालिसिस इज अनरियलिस्टिक। उन्होंने कहा कि लॉन्ग रन, उनका एक फेमस कोट भी था कि इसका, उन्होंने बोला कि अंडर लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड, हम लॉन्ग रन में रहेंगे ही नहीं। कि क्लासिकल बोलते थे लॉन्ग रन में सब सही हो जाएगा, लॉन्ग रन में एम्प्लॉयमेंट भी, फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव कर लेंगे, हम इन्फ्लेशन भी कम कर लेंगे, और प्राइसेस वगैरह भी सब स्टेबल हो जाएंगे, बेच कट करके बेच, क्योंकि फ्लेक्सिबल थे। पर ये बोलते हैं कि लॉन्ग रन में तो हम रहेंगे नहीं, क्योंकि जब तक हम शॉर्ट रन को सॉल्व नहीं करेंगे। तो उन्होंने शॉर्ट रन थ्योरी को अपनाया, उन्होंने अडॉप्ट किया, और शॉर्ट रन में जो भी क्राइसिस वगैरह जो आ रहे थे, जो अंडर एम्प्लॉयमेंट में चली गई थी, ग्रेट डिप्रेशन में, इन सब के इन्होंने सॉल्यूशन लेके आया। अब हम कीन्स की थ्योरी को डीपली पढ़ेंगे। अभी हमने क्लासिकल्स के क्रिटिसिज्म पढ़े जो कि कीन्स ने दिए थे, अब हम कीन्स की थ्योरी पढ़ेंगे। कीन्स की थ्योरी में भी कुछ असम्पशंस हैं जो कि क्लासिकल से डिफरेंट है, ठीक है। पहला असम्पशन बताते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट नॉट पॉसिबल। जो इकोनॉमी है, जो कि क्लासिकल ने पहले ही बताया था कि फुल एम्प्लॉयमेंट होता है इकोनॉमी में, पर कीन्स कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, जबकि हमने ग्रेट डिप्रेशन में देख लिया कि वहाँ कोई फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं था, अंडर एम्प्लॉयमेंट चल रही थी। अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन तब क्रिएट होती है जब इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा रहती है और एग्रीगेट डिमांड कम होती है। वी कैन से दैट एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। और हमने ग्रेट डिप्रेशन में देखा भी था कि जहाँ ओवर प्रोडक्शन की वजह से इतने ज़्यादा सप्लाई क्रिएट हो गई थी, पर डिमांड लोगों की आने लगी थी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट था, क्योंकि उनके पास मनी नहीं था, इफेक्टिव डिमांड की बहुत ज़्यादा कमी थी। दूसरा जो बताते हैं कि वर्कर सफर फ्रॉम द मनी इल्यूजन। मनी इल्यूजन कंसेप्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्लासिकल्स में बताया था आपको, जब नो उधर था कि क्लासिकल्स में बोलते थे कि नो मनी इल्यूजन। मनी इल्यूजन होता है पैसे का भ्रम। अब
नो मनी इल्यूजन जो कि क्लासिकल्स ने बोला था, उन्होंने कहा था कि जो पीपल्स हैं, जो कंट्री में जो भी लोग रह रहे हैं, वो गवर्नमेंट पॉलिसीज या उनके जो अलग अलग पॉलिसीज वगैरह आती हैं उनको प्रेडिक्ट कर लेते हैं। जैसे आगे आने वाले पता चला कि गवर्नमेंट इन्फ्लेशन आने वाली है, उनकी पॉलिसीज ये तो वो पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं। पर कीन्स कहते हैं कि वर्कर्स सफर फ्रॉम मनी इल्यूजन, वो मनी इल्यूजन सफर होते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि गवर्नमेंट फ्यूचर में पॉलिसीज में क्या प्राइसेस इंक्रीज करेगी या प्राइसेस डिक्रीज करेगी, जिससे वो आज की तैयारी कुछ कर नहीं पाते। उन्हें कुछ पता नहीं रहता कि आने वाले समय में उनके पॉलिसीज के चेंज होने से उनके मनी इनकम, जो उनकी इनकम आ रही है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फर्म है और वहां अगर नो मनी इल्यूजन है क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग, वहां लोग क्या कर रहे हैं, पहले ही प्रेडिक्ट कर ले रहे हैं, उन्हें नो मनी इल्यूजन। अगर उस फर्म में लोगों को पहले ही पता चल जाए कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग फ्यूचर में प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं, प्राइसेस क्या होने वाले हैं, फ्यूचर में प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं, तो वो क्या करेगी, वो लोग उधर जो फर्म के जो पीपल है, जो वर्कर्स है, उधर काम कर रहे हैं, लेबर्स हैं, वो क्या कहेंगे कि हमें हमारी सैलरी इंक्रीज करके दो, क्योंकि आने वाले समय में तो प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं। तो वो क्या कहेंगे, हमारी इनकम जो है वो इंक्रीज कर दो। उससे क्या होगा, जब जो फर्म है वो उनकी इनकम इंक्रीज कर देगी, और जब इनकम इंक्रीज हो जाएगी उनकी, तो क्या होगा, जब वो प्राइसेस इंक्रीज होंगे और उसके अकॉर्डिंग जब वो नए वर्कर्स से जो हायर करने थे, जो नए लेबर्स को उसने एम्प्लॉयड करना था, वो नहीं करेगी। इससे क्या होगा, जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की वो इनइफेक्टिव हो जाएगी, जो पॉलिसी होगी गवर्नमेंट की इनइफेक्टिव हो जाएगी। एक बार फिर से बता देता हूं कि क्या होता है नो मनी इल्यूजन में, जो पीपल्स होते हैं वो पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड प्राइसेस को, जिसके अकॉर्डिंग वो फर्म जो भी आप जॉब कर रहे हैं वो कहते हैं कि हमारे इंक्रीज कर दो, प्राइस सैलरी वगैरह इंक्रीज कर दो, क्योंकि आने वाले समय में तो प्राइसेस इंक्रीज हो जाने हैं। जब उनकी सैलरीज इंक्रीज होती है, तो जब उनकी सैलरीज इंक्रीज होगी, तो उसके बाद जो फर्म जो हायर करने वाली होगी वर्कर्स को, क्योंकि जब प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो जाहिर सी बात है कि कंपनी होगी फर्म होगी, उसको मुनाफा ही होगा, क्योंकि प्रोड्यूसर की साइड से। और जब प्रोड्यूसर को जब फायदा होता है किसी फर्म को, तो वो और एक्सपेंड करती है अपना बिजनेस, लेबर को हायर करती है, पर अब वो हायर नहीं कर पाएगी, क्योंकि लोगों ने अपनी सैलरी इंक्रीज कर ली है, वो उतनी नहीं रहेगी, और जो पॉलिसीज जो गवर्नमेंट लेके आई वो इनइफेक्टिव। गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्यों लेके आती है, अगर प्राइसेस इंक्रीज कर रही है गवर्नमेंट, तो क्यों कर रही है, इसलिए प्राइसेस इंक्रीज कर रही है ताकि जो कोई भी बिजनेस फर्म है वो प्रॉफिट कमा सके, और प्रॉफिट जब वो कमाएगी, जब वो आउटपुट इंक्रीज होगा, जब उसका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, तो वो और वर्कर्स को हायर करेगी और लेबर्स को हायर करेगी, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जो कि इधर नहीं हो पाता है। तो कीन्स कहते हैं कि वर्कर्स सफर फ्रॉम मनी इल्यूजन। इधर क्या होता है कि इसमें मनी इल्यूजन कि वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं वर्कर्स को नहीं पता होता कि पॉलिसीज का ये इम्पैक्ट होगा, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि वो सैलरीज वगैरह जो उनकी इनकम पे इफेक्ट आने को निकल जाता है, जो वो सैलरीज कहते ही नहीं है किसी फर्म में या बिजनेस, उसमें कहते ही नहीं कि हमारी सैलरी इंक्रीज करो, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं फ्यूचर में, और जो बिजनेस फर्म्स रहती हैं वो अपना आउटपुट एक्सपेक्ट करती है, और एम्प्लॉयमेंट भी वर्कर्स भी हायर करती है, एम्प्लॉयमेंट जैसे जनरेट होती है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। थर्ड पॉइंट बताते हैं कि डिमांड फॉर लेबर इज अ फंक्शन ऑफ रियल वेज रेट। मैंने क्लास में भी बताया था कि डिमांड फॉर लेबर होता है फंक्शन ऑफ रियल वेज रेट का, जहां W मैंने बताया था जो कि वेज रेट होता है, नॉमिनल वेज रेट, एंड P बताया था प्राइस लेवल होता है, और ये पूरा क्या होता है, रियल वेज रेट होता है। ठीक है, पर कीन्स भी यही कहते हैं, पर कीन्स कहते हैं सप्लाई फॉर लेबर इज अ फंक्शन ऑफ ओनली अ नॉमिनल वेज रेट। सप्लाई फंक्शन क्या है, सिर्फ फंक्शन है नॉमिनल वेज रेट का, बिकॉज़ वर्कर्स कैन नॉट estimate the effect of price level on their income। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वर्क इधर मनी इल्यूजन है, तो वर्कर्स एस्टिमेट ही नहीं कर पा रहे हैं कि प्राइसेस के इंक्रीज होने से उनकी इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब ये एस्टिमेट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हम प्राइस लेवल को कैसे ले सकते हैं। तो इधर सप्लाई फॉर लेबर इज अ फंक्शन ऑफ नॉमिनल वेज रेट होगा, नॉट अ रियल वेज रेट, क्योंकि वो एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हैं, वर्कर्स कैन नॉट एस्टिमेट द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल। प्राइस लेवल का क्या इफेक्ट है उनके इनकम पे, वो नहीं एस्टिमेट कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। फोर्थ है तो मनी आल्सो एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहा था उन्होंने सिर्फ, और इधर ये क्लासिकल इधर कीन्स से बताते हैं कि ये स्टोर ऑफ वैल्यू का भी एक्ट एज अ रोल प्ले करती है। शॉर्ट रन एनालिसिस, क्लासिकल्स में उन्होंने बताया था कि लॉन्ग रन एनालिसिस में सब ठीक हो जाएगा,
में ही बिल्कुल कोलैप्स होती आई तो लॉन्ग रन में बैठ के क्या करेंगे, कि मैंने ऐसे पहले बोला ये अंडर लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड। तो वो शॉर्ट रन एनालिसिस को इंकरेज करते हैं कि शॉर्ट रन में आप देखो अनएम्प्लॉयमेंट जो क्रिएट हुई है सिचुएशन उसको कम करो। और एक चीज और जो टीम्स है वो इफेक्टिव डिमांड का भी कंसेप्ट लेके आए हैं। इफेक्टिव डिमांड को कहते हैं कि आप कुछ नहीं करो, इकोनॉमी में लोगों से बोलो कि अगर उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है आप कुछ नहीं, बस एक इफेक्टिव डिमांड लाओ। कैसे लाओ, कि आप उनसे बोलो कि आप गड्ढे खोदो, वर्कर्स से कहो कि आप गड्ढे खोदो और फिर उन्हीं गड्ढे को उनसे भरवा दो और इसके तो उन्हें पैसे दे दो। अब उनके पास जब पैसे आएंगे, जब मनी आएगी तो उनके पास डिमांड आएगी, और जब डिमांड आएगी तो वो अपनी डिमांड करेंगे प्रोड्यूसर से, और प्रोड्यूसर जब डिमांड करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, जो ओवर प्रोडक्शन इकोनॉमी में पहले से ही है ग्रेट डिप्रेशन के अंदर, वो थोड़ा सा कम होने लगेगा। तो इफेक्टिव डिमांड की बहुत ज्यादा कमी थी और इफेक्टिव डिमांड का कंसेप्ट ये लेके आया वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट में भी कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट को भी इंकरेज करते हैं। आगे देखेंगे तो कीन्स मनी बेस्ड रिजिडिटी मॉडल लेके आया। मनी बेस्ड रिजिडिटी का मतलब उधर बोलिया जो वेजेस हैं वो इन्होंने फिक्स बताया। जो क्लासिकल्स कहते थे कि वेजेस जो है वो फ्लेक्सिबल हैं। इन्होंने बताया अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी रिड्यूस्ड टू द प्राइस लेवल बट नॉट द मनी बेस्ड रेट। क्लासिकल्स कहते थे कि हम वेजेस फ्लेक्सिबल हैं, वेजेस को हम कट कर देंगे तो हम क्या, अगर जब वेजेस कम हो जाएगी तो लोग क्या करेंगे, डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज करेंगे। और इसका जस्ट अपोजिट, अगर वेजेस को इंक्रीज कर देंगे तो सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज हो जाएगी। पर ये कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी रिड्यूस्ड टू द प्राइस लेवल। वेजेस को ना रिलेट मान के रखा, अगर हम प्राइस लेवल में चेंजेस लाएंगे, जैसे मनी रिजल्ट में पढ़ा, प्राइस लेवल में अगर हम प्राइस लेवल इंक्रीज कर देंगे, गवर्नमेंट इंक्रीज कर देगी अपने थ्रू की पॉलिसीज, तो क्या होगा, जो भी बिजनेस फर्म वगैरह है वो अपना आउटपुट एक्सपेंड करेंगे एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ठीक, तो इसके कुछ कारण हैं कि कैसे मनी रिलेशनशिप होता है। मनी रिलेशन तो क्या है, पहले बताया वेजेस फिक्सेशन थ्रू कॉन्ट्रैक्ट्स, वो एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं सप्लाई वर्कर्स के थ्रू कि आपकी वेजेस इतनी ही होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। और मनी बेस्ड रेट होने का क्या कारण है, ये हो सकता है कि मिनिमम वेज लॉ, एक ऐसा मिनिमम वेज लॉ लेके चलेंगे कि आपकी आने वाले समय में इससे ज्यादा एक्सपेंड नहीं हो पाएगी वेज रेट। ठीक है, और फोर्थ आपका अगर कारण है मनी बेस्ड रेट मॉडल का, तो एफिशिएंसी वेजेस। एफिशिएंसी वेजेस का मतलब है कि वर्कर्स की क्या करेंगे कि उनकी वेजेस इतनी ही कमी कर देंगे कि उनका काम करने का मन ही ना करे, एक एफिशिएंट लेवल पे वेजेस बना के रखेंगे ताकि वो अपना काम करते रहे। तो ये था हमारा कीनशियन थ्योरी ऑफ मॉडल, जो कि क्लासिकल्स के बाद आता है। और इन्होंने बहुत सारे, अभी मैंने बताया बहुत सी चीजें बताई इन्होंने, जैसे लेजर फेयर का नहीं होना, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज डैम नेसेसरी, एंड सप्लाई जो अपना सेल्स लॉ थी, सेल्स लॉ को उन्होंने डिस्करेज किया। उन्होंने कहा अंडर प्रोडक्शन ओवर प्रोडक्शन में भी होता है, उन्होंने नो ओवर प्रोडक्शन अंडर प्रोडक्शन का, और भी बहुत सारे कंसेप्ट लेके आए। मैं आपको एक डायग्राम बता देता हूं जो कि क्योंकि क्लासिकल्स के जो एग्रीगेट सप्लाई होती थी लॉन्ग एंड वो हॉरिजॉन्टल होती थी क्लासिकल्स का, और एक तरफ दूसरा देखें तो जो एग्रीगेट सप्लाई होगी कीनशियन में वो पहले तो हॉरिजॉन्टल होगी और फिर एक टाइम पे आके वो वर्टिकल हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इधर क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट, इधर क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, इस वजह से वो हॉरिजॉन्टल हो जाती है। और क्लासिकल्स ने बताया जो एग्रीगेट सप्लाई होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, और जो क्लासिकल्स ज्यादा फोकस करते हैं सप्लाई साइड पे और जो कीनशियन ज्यादा फोकस करते हैं डिमांड साइड पे। अब हमने क्लासिकल्स पढ़ लिए, कीनशियन पढ़ लिए, ये कुछ डायग्राम थी। अब हम पढ़ेंगे मॉनेटरिज्म। अब इसके बाद मॉनेटरिज्म आते हैं। मॉनेटरिज्म का नाम सुनते ही आपको सबसे पहले याद आ जाना चाहिए कि मिल्टन फ्रीडमैन। अभी हमने कीनशियन मॉडल के बारे में पूरा पढ़ा, क्लासिकल्स के क्रिटिसिज्म पढ़े, कीनशियन द्वारा जो दिए गए थे, फिर कीनशियन की पूरी थ्योरी पढ़ी, उनके कुछ डायग्राम पढ़े, बुक्स एंड उनके जो आर्टिकल जो भी उन्होंने दिया था, व्यूज वगैरह हमने सब पढ़ा। अब आते हैं मॉनेटरिज्म पे। कीनशियन के बाद जब कीनशियन जहां तक चला वो उनका स्टार्ट होता है ग्रेट डिप्रेशन से 1930 से, और 1930 से उनकी जो थ्योरीज थी वो वर्क डाली, इफेक्ट अच्छा खासा डाला, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन में जो कंडीशन ऐसी स्थिति खड़ी हो गई थी जिसमें क्लासिकल्स के असम्पशन तो काम नहीं आ रहे थे, तो कीनशियन के काम आए। फिर उसके बाद मॉनेटरिज्म। मॉनेटरिज्म क्या आगमन हुआ कैसे, और मॉनेटरिज्म में सबसे मेन नाम किसका लिया जाता है? जब भी आप मॉनेटरिज्म के नाम आए तो सबसे पहले आता है मिल्टन फ्रीडमैन। मिल्टन फ्रीडमैन की रीस्टेटमेंट क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी आई थी।
ठीक है। ये इनका डेवलप हुआ 1970 से। 1970 से क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि 1970 में जो मैनेज एक्सचेंज रेट थे, जो ब्रिटेन वुड सिस्टम चल रहा था, जिससे हमारी कंट्री पैक थी, करेंसी टू पैक थी उनके गोल्ड सिस्टम से, ऐसा कुछ था। तो उसके बदौलत जब वो खत्म हुआ 1970 में, रिमूव हुआ था ब्रिटेन वुड सिस्टम, जो मैनेज सिस्टम, जो मैनेज एक्सचेंज सिस्टम था वो खत्म हुआ जो, तो उसके अकॉर्डिंग तो इकोनॉमी में क्या हुआ कि ज्यादा इन्फ्लेशन फैल गया, इन्फ्लेशन हुआ और साथ में स्टैग्नेशन की कंडीशन अराइज होने लगी। तो उस पे जो कीन्स के जो व्यूज थे, कीन्स जो फुल एम्प्लॉयमेंट और जो इफेक्टिव डिमांड और जो इन्वेस्टमेंट दिखाने की चाहते थे कि इन्वेस्टमेंट करना है, कंजम्पशन करना है, तो उनके जो व्यूज थे वो काम नहीं आ रहे थे। तो मॉनेटरिज्म तब उनका मॉनेटरिज्म तब आया, मिल्टन फ्रीडमैन आए, उन्होंने बताया एम्फेसिस द रूल ऑफ मॉनेटरी अथॉरिटी, सेंट्रल बैंक इज कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन फॉर स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। मॉनेटरिज्म से आपको समझ में क्या आता है? मनी वर्ड समझ में आ रहा होगा, मॉनेटरिज्म मनी कुछ लग रहा होगा दोनों मिलता जुलता, तो इसका मतलब भी यही है। मॉनेटरिज्म जो आए उन्होंने मनी से रिलेटेड ही बताया, उन्होंने मनी सप्लाई की बात करी, उन्होंने फेडरल रिजर्व सिस्टम की बात करी, आरबीआई की, सेंट्रल बैंक की। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट तो इंटरवीन करती है, जो कि कीन्स ने कहा, पर उन्होंने कहा गवर्नमेंट की इंटरवीन करने से क्या होता है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है। और कैसा इन्फ्लेशन आता है? क्योंकि ज्यादा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, इसके अकॉर्डिंग ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी होता है और क्राउडिंग आउट इफेक्ट की बहुत बड़ी समस्या अराइज होती है। क्योंकि क्या होता है, गवर्नमेंट इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर कर लेती है इकोनॉमी में कि प्राइवेट जो एक्सपेंडिचर की बचता ही नहीं है। प्राइवेट एक्सपेंडिचर तो कोई मतलब समझ में ही नहीं आता उनका, वो तो बिल्कुल साइड आउट हो जाते हैं और गवर्नमेंट ही एक्सपेंडिचर करते हैं, तो क्राउडिंग इफेक्ट अराइज होता है। तो मिल्टन फ्रीडमैन की थ्योरी आई, फिर इसने ये राइज कब हुआ मॉनेटरिज्म? ये तब राइज हुआ जब मिल्टन फ्रीडमैन की रीस्टेटमेंट क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी आई, जो कि क्लासिकल्स के बाद दी गई थी। ग्रेट डिप्रेशन जो 1930 में आया था, कीन्स बताते थे कि वो किसकी बदौलत हुआ था, कि इन्वेस्टमेंट, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट की बदौलत ग्रेट डिप्रेशन हुआ था। पर ये इधर मिल्टन फ्रीडमैन हमें बताते हैं आर्ग्यू दैट इट वाज कॉज्ड बाय द मैसिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मनी सप्लाई। ये मनी के अकॉर्डिंग ही चलेगी, उनकी मॉनेटरिज्म जो थ्योरी है वो मनी के ऊपर ही घर होगी। उन्होंने कहा कि मनी सप्लाई के ही इतना ज्यादा हो गया था, मनी में लैक ऑफ मनी सप्लाई इतनी थी, कॉन्ट्रैक्शन था, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम ही थी मनी सप्लाई की ग्रेट डिप्रेशन में, कि लोगों के पास पैसा ही नहीं था, और पैसा नहीं था तो इफेक्टिव डिमांड भी नहीं थी और ओवर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा था। पर कीन्स कहते हैं कि नॉट बाय द लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो कहते हैं कि मनी सप्लाई एंड और मिल्टन फ्रीडमैन कहते हैं कि नॉट बाय द लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। कीन्स हैड आर्ग्यू, जो कीन्स ने आर्ग्यू किया था लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से ग्रेट डिप्रेशन हुआ है, वो इन्होंने नकार दिया। इनका वर्क जो है मिल्टन फ्रीडमैन का थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, जो कि परमानेंट एकदम हाइपोथेसिस दी गई है कंजम्पशन फंक्शन के अंदर। बुक्स इनकी है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, ठीक है, सॉरी फ्रीडम, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, एंड हिज सॉल्यूशन टू इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म फंक्शन इन एम्प्लॉयमेंट एंड रियल जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज मनी सप्लाई रूल। उन्होंने मनी सप्लाई रूल बताया, जो उनका सॉल्यूशन था इन्फ्लेशन और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन जो आता है एम्प्लॉयमेंट में, अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा शॉर्ट टर्म के ऊपर, तो उनका जो सबका जो सॉल्यूशन था वो मनी सप्लाई था उनके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग मिल्टन फ्रीडमैन के अकॉर्डिंग। एंड प्रमोट द फ्री मार्केट एंड द कांसेप्ट ऑफ रेशनल एक्सपेक्टेशन लेके आई है। उन्होंने बताया कि रेशनल एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। एंड दे सेड द अगर इफ द प्राइस इंक्रीज, इफ द फिस्कल पॉलिसी इंक्रीज दैट इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होगा और क्राउडिंग आउट इफेक्ट भी बढ़ेगा। फिस्कल पॉलिसी की जो बात करते थे वो करते थे कीन्स। फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट इंटरवेंशन, और मॉनेटरी पॉलिसी जो आती है, जो सेंट्रल बैंक ये कहती है, वो फ्रीडमैन बात करते थे। अगर वो कहते थे कि अगर फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट ज्यादा ही कुछ ज्यादा इंटरवीन करेगी इकोनॉमी में, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन अराइज होगा और क्राउडिंग आउट इफेक्ट होगी। तो ये हमारे मॉनेटरिस्ट की जो थ्योरी थी, कुछ व्यू पॉइंट्स थे जो कि 1970s में ये आए। इसके बाद न्यू क्लासिकल्स आए, वो तो चलो किसी और दिन डिस्कस करेंगे। ये हमारे तीनों क्वांटिटी थ्योरी, क्लासिकल, कीन्शियन, मॉनेटरिज्म की तीनों थ्योरी थी। आपको आई होप यू वुड लाइक इट। थैंक यू।